नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आने वाले जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं, जैसे होम गार्ड, यूपीएसआई, एसएससी जीडी और कांस्टेबल, उनको देखते हुए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम जीके और जीएस को कवर करेंगे। तो साथियों, उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। तो साथियों, जो हम प्रैक्टिस सेट करते हैं उनमें जीके और जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं और उन्हें डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यकृत से निकलने वाले पित्तरस के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या कथन दिए गए हैं? पहला कथन कह रहा है कि जो पित्तरस है वो पेट से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। और तीसरा कथन है कि यह वसा को छोटे कणों में तोड़ देता है। तो आइए समझ लेते हैं पितरस के बारे में। तो पितरस तो पितरस का जो श्रावण होता है, यानी स्रावित जो होता है, वो कहाँ से होता है? तो वो होता है साथियों लीवर, यानी यकृत। और ये जमा कहाँ होता है? तो जमा की बात करें तो जमा होता है साथियों पित्ताशय में। पित्ताशय में, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। श्रावण पित्ताशय नहीं होता है, यानी जो श्रावण होता है वो पित्ताशय से नहीं होता है। जमाव पित्ताशय में होता है, लेकिन श्रावण लीवर से होता है। और पितरस के जो कार्य हैं साथियों, उनके बारे में बात करें तो ये क्या करता है, जो भोजन जो अम्लीय होता है उसको क्षारीय बनाता है। यानी जो पेट में भोजन जाता है तो अम्लीय को किस में बदल देता है, यानी क्षारीय बना देता है, भोजन को क्षारीय बनाता है। तो ये भोजन को क्षारीय बनाता है। और वसा का पायसीकरण भी करता है। वसा का पायसीकरण भी करता है। का पायसीकरण यानी फैट का इमल्सिफिकेशन, इंग्लिश में बात करें तो पायसीकरण। ठीक है, यानी वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो पहला कथन सही, पेट से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है, सही बात है। प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। प्रोटीन को साथियों अमीनो एसिड में कौन बदलता है? तो वो बदलता है पेप्सिन एंजाइम। कौन? पेप्सिन एंजाइम। ठीक, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है पेप्सिन, ना कि पितरस। तो ये वाला जो कथन है ये हो जाएगा गलत। तीसरा, वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ये भी सही है। यानी पहला और तीसरा सही है। तो केवल पहला और तीसरा सही है, तो यानी सी इसका सही आंसर है। आई होप के साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया? यानी जो भूमि मापन का आदेश दिया था वो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो चलिए बात कर लेते हैं। तो ये कथन दिए गए इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। तो इल्तुतमिश साथियों कौन था? तो इल्तुतमिश जो था वो जो गुलाम वंश था उसका, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम था। यानी गुलाम वंश, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था
वो कौन था? वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ये गुलाम था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को क्या बोलते हैं? जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है साथियों, वास्तविक संस्थापक। और इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। क्यों कहा जाता है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये खुद गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी खुद गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी के गुलाम का गुलाम हो गया कौन? इल्तुतमिश। और इसने जो शासन किया था वो किया था 1211 से 36 तक, यानी 1211 से 1236 तक। तो ये इल्तुतमिश के बारे में 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है बलबन। तो बलबन साथियों, आइए बलबन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बलबन ने सिजदा और पावोश, ये भी गुलाम वंश का ही संस्थापक था, सॉरी संस्थापक नहीं, गुलाम वंश का ही शासक था। और ये लौह एवं रक्त की नीति के लिए जाना जाता है, लौह एवं रक्त की नीति। और बलबन ने सिजदा और पावोश प्रथा शुरू की थी। और बलबन ने ही नौरोज त्योहार, जो फारसी त्योहार है, वो मनाने की शुरुआत की थी, नौरोज फारसी त्योहार। और जो क्वेश्चन कह रहा है, तो उस क्वेश्चन का जो भूमि मापन का जो आदेश दिया था वो दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सी इसका सही आंसर है। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी वंश का शासक था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी ने ही भूमि का आदेश सर्वप्रथम दिया, तो सी इसका सही आंसर है। और गयासुद्दीन कौन था? गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक था, तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम में भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी असम में कहाँ स्थापित किया गया है। अगर ऐसे पूछे भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में है, तो असम हो जाएगा। लेकिन असम में भी कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये साथियों सी, यानी गोलाघाट में, गोलाघाट जिले में नुमालीगढ़ परिसर में स्थापित किया गया है। कहाँ पे? नुमालीगढ़, जो तेल रिफाइनरी है नुमालीगढ़, उसके परिसर में स्थापित किया गया है, परिसर में स्थापित। कौन? भारत का पहला बांस आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 14 सितंबर 2025। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था। कब? 14 सितंबर 2025 को। तो ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे? गोलाघाट नुमालीगढ़ परिसर में, यानी असम में स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उससे रिलेटेड है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रोका कृषि किस देश में की जाती है? तो रोका कृषि किस में की जाती है? आइए उससे पहले ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ किस देश में किस नाम से जो झूमिंग कृषि है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसे किस किस नाम से जाना जाता है। चलिए बात कर लेते हैं। तो थाईलैंड में साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में जाना जाता है साथियों तामराई, तामराई या तमराई। ठीक। श्रीलंका में जो कृषि है इसको किस नाम से जाना जाता है? चेन्ना कृषि,
चेना कृषि। ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ीली में जाना जाता है रोका के नाम से। और वियतनाम में किस नाम से जाना जाता है? वियतनाम में जाना जाता है रे नाम से। तो थाईलैंड में तामराई या तमराई, श्रीलंका में चेन्ना, ब्राज़ील में रोका और वियतनाम में रे नाम से जानते हैं। और साथियों, कांगो घाटी यानी कांगो घाटी की में किस नाम से जानते हैं? तो मसोले। किस नाम से? मशोले नाम से। कहाँ पे? कांगो घाटी में। और ग्वाटेमाला में, ग्वाटेमाला, तो ग्वाटेमाला में साथियों बोलते हैं मिल्पा के नाम से। और कोनुकू, ये भी पूछा जाता है कोनुकू, तो कोनुकू कहाँ बोलते हैं? तो कोनुकू बोलते हैं वेनेजुएला में, यानी वेनेजुएला में किस नाम से जाना जाता है? कोनुकू नाम से। और एक और इम्पोर्टेंट है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लदांग। किस नाम से? लदांग। तो ये विश्व में भिन्न भिन्न नामों से जाने जाता है झूमिंग कृषि को। तो कांगो घाटी, मशोले, ग्वाटेमाला, मिल्पा, वेनेजुएला, कोनुको, इंडोनेशिया, लदांग, थाईलैंड तमराई, श्रीलंका चेन्ना, ब्राज़ील रोका और वियतनाम रे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील। आइए जान लेते हैं कि भारत में किस किस नाम से जाना जाता है। तो भारत की बात करें साथियों, भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत में जाना जाता है तो दीपा, वेवर और दहियार। दीपा, वेवर और दहियार, ये जाना जाता है एमपी में, मध्य प्रदेश। और पोडू, ये बहुत बार पूछा गया है, तो पोडू जाना जाता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और साथियों, जो कमन, वींगा, ये जाना जाता कहाँ पे? ये जाना जाता साथियों उड़ीसा में। तो दीपा, बेवर दहियार एमपी में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कमन वींग उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया वो हो गया ब्राज़ील रोका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेके विवाद है? तो किस द्वीप के लेके विवाद है, आइए समझ लेते हैं साथियों। तो ये किस द्वीप को लेके है? तो वो है फॉकलैंड। डी इसका सही आंसर है। तो अर्जेंटीना बोलता है कि ये हमारे द्वीप जो मालविनास द्वीप समूह है उसका हिस्सा है। कौन सा द्वीप? मालविनास द्वीप समूह। और ब्रिटेन क्या कहता है? ब्रिटेन कहता है कि 1833 से पहले इन द्वीपों पर ब्रिटेन की जो संप्रभुता थी, यानी हमारी संप्रभुता थी, ब्रिटेन की संप्रभुता थी, इसीलिए ये हमारा हिस्सा है। तो इसी के साथ आगे चल के जनमत संग्रह कराने के लिए बोला गया था, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। और 1982 में, सन 1982 में एक संक्षिप्त युद्ध हो जाता है, यानी एक युद्ध होता है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच, जिसमें ब्रिटेन विजयी हो जाता है, जीत जाता है। और तभी से यह ब्रिटेन का हिस्सा बना रहता है और उसी को लेके विवाद रहता है। तो डी इसका सही आंसर है फॉकलैंड। ये साथियों कहाँ पे है? तो ये साउथ अटलांटिक यानी दक्षिण अटलांटिक जो महासागर है
और अर्जेंटीना के पूर्व में। कहाँ पे? ये कौन है? फॉकलैंड आइलैंड। इसको क्या बोलते हैं साथियों? मालविनास द्वीप समूह भी बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश का प्रथम यानी जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे है? तो वो है साथियों ऑप्शन सी, प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। तो उस मुक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो वो नाम है राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? प्रयागराज। इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कब? 1999 में। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 83 वर्षीय कोटा श्रीनिवास राव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन है साथियों। तो कौन थे? राजनेता थे, गायक थे, शास्त्रीय नृत्य थे या अभिनेता थे? तो ये साथियों हैं कोटा श्रीनिवास राव, जो साउथ में ये अभिनेता थे। यानी डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म के पुस्तक के लेखक हैं वो हैं सीताराम येचुरी। कौन? सीताराम येचुरी। तो सी इसका सही आंसर है, सीताराम येचुरी। अब साथियों सीताराम येचुरी की कौन कौन सी पुस्तक हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक पुस्तक है कास्ट एंड क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स, और एक पुस्तक है इनकी साथियों व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र। तो एक पुस्तक है साथियों कास्ट एंड क्लास इन इंडियन पॉलिटिक्स, दूसरी है व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र, तीसरी पुस्तक है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म जो सीताराम येचुरी की है। एमजे अकबर की जो साथियों पुस्तक हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो एक तो है साथियों आफ्टर मी चाओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर। एक पुस्तक है साथियों टिंडर वॉक्स, ये भी किसकी है? ये एमजे अकबर की। और एक पुस्तक है साथियों द शेड ऑफ स्वॉर्ड। कौन सी पुस्तक है साथियों? स्वर्ड्स। और जसवंत सिंह की पुस्तक है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो जसवंत सिंह की है जिन्ना। कौन सी पुस्तक है? जिन्ना इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, सीताराम येचुरी। और साथियों ये जो पुस्तकें हैं उनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं।
एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निशागंधी जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी जो उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है साथियों ऑप्शन ए केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल। तो ए इसका सही आंसर है। और केरल में इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल हैं उन्हें भी देख लेते हैं। एक साथियों है त्रिशूर पूरम, त्रिशूर पूरम यह भी केरल में मनाया जाता है। और एक है ओणम, यह भी मनाया जाता है। और एक है बल्लम कल्ली, बल्लम कल्ली ये नौका दौड़ है साथियों, ये भी मनाया जाता है। तो ये केरल में मनाए जाते हैं। और उड़ीसा में जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है साथियों? तो वो है नुआखाई, नुआखाई त्योहार, ये पूछा जा चुका है नुआखाई त्योहार। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को डिजिटल अपराध से बचाने के लिए उनके काम के लिए टाइम पत्रिका ने किसे किड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसे किया है? तो ये किया है साथियों तेजस्वी मनोज को। तो ये इसका सही आंसर है। किसे किया है? तेजस्वी मनोज को। तो साथियों ये कुछ थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके इनमें से 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए आप वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यह सीरीज आपको कैसी लग रही है यह भी साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस सीरीज के माध्यम से उन्हें भी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।